सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय में, जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, एक मूलभूत आवश्यकता है, और पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन पौधों के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सभी को भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? तो हम पाते हैं कि सभी जीव जंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से भोजन के लिए जो है वो पौधों पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो कृषि कार्यों में ही लगी हुई है और इसी से अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है और हमारा राज्य बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है कि फसलों का नाम, बोने का समय और काटने का समय आपको बताना है कि आपके जो एरिया में जितनी फसलें होती हैं उनका नाम लिखना है, वो किस समय में, किस महीने में बोए जाते हैं और किस समय उनको काटा जाता है। ये आपको एक लिस्ट बना लेना है। एंड स्टूडेंट्स, जो उपयोगी पौधे बड़े पैमाने पर बड़े भूभाग में उगाए जाते हैं उन्हें हम फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल इत्यादि। और जो फसलें जो उगाई जाती हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं उसके नाम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल जो है वो खरीफ फसल कहलाती है। शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ फसलों के प्रकार और उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे खरीफ में आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। रबी के फसलों में जो आमतौर से शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, सरसों। और जायद फसलों के कुछ एग्जाम्पल जो कि गर्मी के दिनों में उगाए जाते हैं, मूंग, सूरजमुखी, कपास, जूट, तरबूज। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इंटरेस्ट है फार्मिंग में या प्लांटेशन में या फिर गार्डनिंग में, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप, मतलब एक जो फसलों का प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किन किन प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, उसको यहाँ पे संक्षिप्त रूप में दिया गया है और फिर इसे हम एक एक करके डिटेल्स में भी जानेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बीजों का चयन, उसके बाद बुआई होती है, फिर सिंचाई, फिर निकौनी, और उसके बाद कटाई, फिर गहाई, उसाई एवं सफाई, और फिर उसका भंडारण होता है। तो आगे हम सबसे पहले जानते हैं मिट्टी तैयार करना का मतलब क्या होता है। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है मिट्टी की, खेतों की जो जुताई होती है उसे ही कहा जाता है मिट्टी तैयार करना। जो प्लोइंग होता है, पहले जो है प्लोइंग बैलों के द्वारा किया जाता था, लेकिन आज मिनी ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर के द्वारा जो है खेतों की मिट्टी की तैयारी की जाती है, मतलब जो जुताई होती है, प्लोइंग होती है। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। और आगे है बच्चों की, मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये देखिए, कभी कभी जब हम बैलों के थ्रू जो जुताई करते हैं तो उसमें मिट्टी के कुछ बड़े बड़े ढेले आ जाते हैं, जिसको तोड़ने के लिए हम पाटल या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं।
और इससे जो है मिट्टी को तोड़ तोड़ कर और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, वो है बीजों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन जो है चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं, क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? तो इसके लिए एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसे आप कर लें, काफ़ी आसान है। इसे करने से आप समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से जो है एक अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो अगला प्रोसेस है वो है बुआई, यानी कि सोविंग। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोरी कहते हैं, जिसे उखाड़कर दूसरी खेतों में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे कि बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके, और बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों प्रोसेस से जो बुआई है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है बीजों को तैयार की गई मिट्टी में छीटा जा रहा है, और यहाँ पे देखिए नर्सरी से उखाड़कर जो लाए गए मोरी होते हैं उसको दोबारा खेतों में बोया जा रहा है। ये धान की मोरी है यहाँ पे जिसकी रुपाई हो रही है। कुछ पौधों के नाम है यहाँ पे जिन्हें नर्सरी में पहले तैयार किया जाता है और फिर उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है। इसमें धान है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है। ये सब की जो फसलें होती हैं पहले एक जगह पे बोई जाती है नर्सरी में, और फिर इन्हें उखाड़कर दूसरे जगह पे दूसरे खेतों में उगाया जाता है। दूसरी खेतों में जो है इसकी रोपनी की जाती है। और एक बार बुआई होने के बाद, रोपनी हो जाने के बाद बच्चों, उसमें जो है खाद एवं उर्वरक भी मिलाना पड़ता है, यानी कि यूजेज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग खेतों में खाद या उर्वरक क्यों मिलाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चों, खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो कंपोस्ट होते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। जब हम खेत को 3-4 महीने के लिए खाली छोड़ देते हैं तो उसमें जो ह्यूमस होता है फिर से उसकी ह्यूमस फिर से वापस आ जाता है मिट्टी के अंदर में। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम खाद और उर्वरक में जो अंतर हैं उसको जान लेते हैं। देखिए, उर्वरक में क्या है, पहला पॉइंट, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है और खाद
एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, जैविक खाद के जो लाभ हैं उसको बताए गए हैं। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, यानी कि हवा जो है जड़ों तक आसानी से पहुँचती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उसकी संख्या में वृद्धि होती है। और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और आगे का जो प्रोसेस है बच्चों वो है सिंचाई, यानी कि इरिगेशन। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत ज़रूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। यानी कि सूखी मिट्टी में अगर आप बीज को बोते हैं तो उसमें अंकुरन नहीं आता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार या गर्मी में 2 या 3 दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, सरसों, चना, अलसी, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बालुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ फसलों के नाम है जिसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना। और कम सिंचाई वाले जो फसल हैं, चना, बाजरा, अरहर, मूंग, ज़्यादातर जो दलहन के पौधे होते हैं उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जो सिंचाई करने के लिए पानी जो हमें चाहिए होता है बच्चों, उसके स्रोत क्या क्या हैं, जो सोर्सेज हैं सिंचाई के लिए वो कौन कौन से हैं? तो कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। और यहाँ पे बच्चों जो सिंचाई की कुछ पारंपरिक जो ट्रेडिशनल विधियां हैं उसे बताया गया है। जैसे देखिए, घिरनी के द्वारा इस प्रकार कुएं से पानी निकाला जाता है, या फिर चेन पंप हो सकता है, या फिर रहट या उत्तोलक तंत्र। ये जो है रहट वाला, देखिए इस तरह से जो है पुराने ज़माने में तो इस तरह से ही ज़्यादातर होती थी। हमारे बचपन में तो ऐसे ही होता था, लेकिन अब जो है लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, नदी तालाबों से, नहरों से सिंचाई करते हैं, या नहीं तो बोरिंग करके जो है, जो ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, उससे भी सिंचाई करने लगे हैं आज के टाइम में लोग। और आज के टाइम में जो आधुनिक सिंचाई के जो तरीके हैं, जो मॉडर्न जो तरीका है, सिस्टम है, वो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों छिड़काव तंत्र, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर ही इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है।
और यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों की ये जो है आपका छिड़काव तंत्र के द्वारा जो है यहाँ से पाइप से लाया जाता है पानी को, और ये वर्षा के तौर पे ही फसलों के ऊपर ही पानी गिराया जाता है। और दूसरा जो मुख्य आधुनिक सिंचाई का तरीका है वो है ड्रिप सिस्टम। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है पानी की बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो जाती है, पानी बर्बाद नहीं होता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे पाइप के थ्रू जो है जहाँ जहाँ पे पौधे होते हैं वहीं वहीं पे जो है ये पानी गिरता है। ये पाइप से कनेक्शन होता है बिल्कुल, और जहाँ जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ वहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहेगा ये सिंचाई के लिए, और बाकी जगहों पे पानी की बर्बादी नहीं होती है। और इसके बाद बच्चों जो एक और प्रक्रिया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे जब फसलें बड़ी होती हैं तो उसके साथ साथ दूसरे जो घास फूस है, खरपतवार है, वो भी जो है फसलों के साथ साथ खेतों में उग आते हैं। और ये जितने भी खनिज है या जल है इन सबको शेयर करने लगते हैं। मिट्टी की जो मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं इन सबको शेयर करने लगता है, और जिससे जो है फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो इसे भी समय समय पर खेतों से उखाड़ कर फेंकना आवश्यक होता है। इसको हम निराई या वीडिंग कहते हैं, या फिर हम वीड कंट्रोल भी कह सकते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। और आगे जो है इसका जो तरीका है कि कैसे किया जाता है, तो किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक जो है कपड़े से ढक लेना चाहिए। इससे जो है आपकी सेफ्टी होती है, आपकी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि खरपतवारनाशी जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, इसका प्रभाव छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको मास्क वगैरह लगा लेना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहन लेना चाहिए, और उसके बाद ही इसका छिड़काव आपको करना चाहिए। और अब इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो उसकी जो है कटाई की जाती है बच्चों, यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है। फसल पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसिए से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर या हार्वेस्टर से की जाती है। खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च से अप्रैल में की जाती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इसको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। और बच्चों, फसलों की कटाई के बाद जो है जश्न का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, क्योंकि एक अत्यंत ही कड़ी मेहनत के बाद जो है फसलों की प्राप्ति होती है। तो फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे कटाई पर्व भी कहा जाता है। तो कटाई पर्व जो है अलग अलग स्थानों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जो है मनाया जाता है। किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3-4 माह के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम उठता है। क्योंकि पिछले 3-4 माह के परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं।
इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। और उसके बाद बच्चों जब फसलों की कटाई के बाद हमें दाने, फसल के अनाज प्राप्त हो जाते हैं तो उनका जो है भंडारण भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम फसलों का भंडारण अगर ठीक तरह से स्टोरेज नहीं करेंगे तो सारे मेहनत पर जो है वो पानी फिर सकता है, क्योंकि हमारी फसल जो है अगर हम उसको प्रॉपर स्टोरिंग नहीं करते हैं, उसका भंडारण सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो जो है ख़राब हो सकता है और हमारा जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत ज़रूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी ना हो, यानी कि कोई मॉइस्चर ना हो, भीगा हुआ ना हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना ज़रूरी है, ताकि इसकी नमी जो है, जो मॉइस्चर उसके अंदर है, वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए गोदाम का एक चित्र दिखाया गया है जहाँ पे अनाजों का भंडारण किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो, ये जो लोहे या टीन का ड्रम होता है या कोठी होती है, का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माल गोदामों में करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस अध्याय में जो दिए गए खास तथ्य थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसका अध्ययन हमने कर लिया है और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अध्याय में बच्चों सबसे पहले कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जिसके 4 उत्तर हैं, उनमें से सही उत्तर में आपको टिक लगाना है। धान की फसल है, धान की जो फसल है बच्चों वो खरीफ है, तो इसमें आपको खा में टिक लगा लेना है। उसके बाद है चना की फसल है, तो चना की फसल रबी की फसल कहलाती है, तो ये खा में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। उसके बाद तीसरा में है उर्वरक है, उर्वरक जो है वो अकार्बनिक लवण होता है, तो इसमें आपको ये खा में ही टिक लगाना है। उसके बाद है खरपतवार हटाने को कहते हैं, उसके बाद है खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो इस विधि को बच्चों निराई कहते हैं, जो कि ग नंबर में है, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है अनाज का भंडारण किया जाता है, तो अनाज का भंडारण कहाँ कहाँ किया जाता है? जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में या FCI गोदामों में, तो यहाँ पे होगा उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में। गवर्नमेंट जो है FCI गोदामों में जमा कर भंडारण करते हैं, बाकी जो किसान स्वयं के लिए जो भंडारण करते हैं वो इन तीनों चीज़ों में इसका भंडारण करते हैं। और आगे जो है प्रश्न बच्चों वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले से कुछ कुछ लिखा हुआ था तो क्लियर नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो यहाँ पे आपको जुताई लिखना है। क्या लिखना है? जुताई यानी कि प्लोइंग। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, खाद खाली स्थान पदार्थों का मिश्रण है, तो यह जो है खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। उसके बाद है धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो धान एवं गन्ना में बच्चों अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। और अगला है बच्चों केचुए को किसानों का खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे यहाँ पे आपको भरना है मित्र। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला है बच्चों फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका खाली स्थान तंत्र है, तो यहाँ पे आपको भरना है ड्रिप तंत्र यानी कि ड्रिप सिस्टम। और उसके बाद है देखिए बच्चों कॉलम, जो अगला प्रश्न है वो है कॉलम A में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B से कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलाना है खरीफ फसल जो है बच्चों, पहला का C से आपको मिलान कर देना है, धान एवं मक्का, ये आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। उसके बाद है रबी फसल,
जो आमतौर से शीत ऋतु में होती है, तो इसका आपको मिलान करना है ई में, गेहूं, चना, मटर। तो 2 का ई हो गया। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक जो उर्वरक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वो है आपका यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ये आपको ए से मिला देना है। रासायनिक उर्वरक, इसका मिलान आपको करना है यूरिया एवं सुपर फास्फेट ए के साथ। उसके बाद है चौथा नंबर में कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद का मिलान आपको बी से करना है गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। और जो पांचवा है बच्चों वो है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का मिलान आपको डी नंबर से करना है, कटाई का यह एक यंत्र होता है। और आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला नंबर है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 36 में जाएं। यहाँ पे देखें बच्चों, आपको खाद और उर्वरक में अंतर के लिए एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, खाद एवं उर्वरक में अंतर निम्नलिखित हैं। और इसके बाद ये टेबल जैसा आपको बना लेना है। और यहाँ पे एक हेडिंग आपको उर्वरक का करना है और दूसरा खाद का करना है। यहाँ पे उर्वरक का जो पहला पॉइंट है वो है, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। और खाद में आपको पॉइंट लिखना है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको उर्वरक में कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और खाद में आपको जो दूसरा पॉइंट लिखना है वो है कि खाद खेतों में बनाई जाती है। इस प्रकार बाकी के 2 और पॉइंट को आप यहाँ से लिख लें तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, ये भी आपको देखिए उसी पेज नंबर में है, 36 में ही है। यहाँ पे लिखा है जैविक खाद के लाभ। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट आपको लिख लेना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख लेना है, सुधर जाता है तक। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा पॉइंट है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा पॉइंट है, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और बच्चों जो चौथा प्रश्न है वो है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको अपनी पुस्तक के पेज नंबर 40 में जाना है। और फिर यहाँ से आपको लिख देना है, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग आते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो यहाँ तक आपको लिख देना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका उत्तर हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। और आगे लिखेंगे, नंबर 1 में लिख देंगे, अत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। दूसरा, उच्च किस्म के बीजों का चयन करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, समय समय पर सिंचाई एवं निराई करना। और चौथा में लिख देंगे, जैविक खाद का उपयोग करना। और अगला जो प्रश्न है बच्चों वो इस तरह से है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, केचुए मिट्टी को उलटते पलटते रहते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है।
एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस अध्याय में दिए गए जो खास खास तथ्य थे, इसके साथ साथ हमने अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का भी उत्तर जान लिया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और इससे पहले के अध्यायों को अगर आपने नहीं देखा है, आप उसे देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इससे पहले के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।